एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका मोहित बरुआ और आप देख रहे हैं बरुआ का शो मस्ट गो ऑन। आज रंगमंच के सुहाने सफर में हमारी वरिष्ठ नायिका सीमा खान जी हैं। काफी पुरानी है, चलिए मिलाते हैं सीमा खान जी। नमस्ते सीमा खान। नमस्कार। आप किस सन से कर रही हैं उसे मैं भूल चुका हूँ क्योंकि आपने मेरे साथ किया था। जी, मैंने शुरुआत आप ही के साथ किया है। एक्चुअली मैं बहुत छोटी थी उस समय, 11 या 12 साल की रही होंगी। मैं 8th में थी तो एक दिन पेपर में आपका वर्कशॉप आपकी लगने जा रही थी बाल भवन में। ईयर 2000 की बात है। तो उसमें मेरी मदर ने पढ़ा पेपर में। मुझे बचपन से ही बड़ा शौक था एक्टिंग का। वैसे मैं डांस वगैरह करती थी, कथक वगैरह सीखती थी, 2.5 साल की एज से डांस वगैरह करती थी। तो मेरी मदर ने पेपर पढ़ा तो उन्होंने कहा कि कुछ एक्टिंग का इसमें पेपर में है और बाल भवन में है, तो मोहित बरुआ जी कोई नाम लिखा हुआ है, वो ट्रेनिंग इसमें देंगे, और आनंद गुप्ता जी, आप 2 लोगों का नाम था उसमें। तो हम लोग बाल भवन गए, वहां पता चला कि ऐसे ऐसे शाम को 15 मई थी, मुझे डेट भी याद है एक्चुअली, 15 मई ईयर 2000 से 1 महीने की वर्कशॉप लगेगी जिसमें शाम को 5 बजे सबको सिखाया जाएगा। ईयर 2000, सन 2000 की बात है ये। तो शाम को गए, आपसे मिले वहां पर और वर्कशॉप होने लगी। तो पहले तो वहां, क्योंकि बहुत छोटी थी उस समय मैं, तो एक्सरसाइज वगैरह होती थी तो ये लगे कि ये कैसा नाटक हो रहा है। हाँ, ये कैसा नाटक है कि क्या है ये। फिर ये हुआ कि चलो देखते हैं, ना कोई डायलॉग है ना कुछ है। फिर धीरे धीरे जब 1 हफ्ता हुआ तो डायलॉग्स मिलने लगे। फिर एक दिन आप ही ने कहा, आपकी बेटी रोमा और हम लोग एक ही एज ग्रुप के थे, तो आपने कहा कि डायलॉग लिखो, स्क्रिप्ट बनाओ। तो फिर उस तरह से करके तब समझ में आया कि हाँ ये नाटक है। वहां से आप ही के माध्यम से नाटक की शुरुआत हुई। तो पहला प्ले जो हुआ था उस वर्कशॉप का 8 जून को शो आपने करवाया था मर्चेंट चैम्बर में, और यथार्थ प्ले था बाल मजदूरी के ऊपर जी। तो मुक्तेश्वर ओझा जी ने 4 प्ले हुए थे उसमें। तो यथार्थ में मैं कर रही थी, जो छोटे बच्चे थे वो ज्यादातर यथार्थ में थे। तो मुक्तेश्वर ओझा जी ने उसको डायरेक्ट किया था। उसके बाद उसके 2-3 और शो हुए, और उसके बाद फिर आपने एक प्ले बिजनौर में करवाया था, मुझे मेरी शक। उसके फिर कई शो हुए, मुझे मेरी बीवी से बचाओ के नाम से, बाल भवन, कई जगह कई शोज हुए। तो ऐसे करते करते ये तो आप, मैं ये कहूंगी कि आप ही की देन है जो एक्टिंग जो मैं कर रही हूँ, तो इसके जो मतलब सूत्रधार है मेन वो आप हैं। उसके बाद फिर धीमे धीमे और भी डायरेक्टर्स के साथ जुड़ते गए। फिर सुरेंद्र सविता जी के साथ सेकंड प्ले किया मैंने, नई समस्या। तो उसके बाद फिर कलीम जायसी साहब के साथ राजधर्म जी, अब वो नहीं रहे। और जी, उसके बाद फिर शिबू भैया के साथ जुड़े, शिबू खान साहब के साथ, इनके साथ काफी हम लोग नुक्कड़ नाटक करते थे नशे के ऊपर। जी, योग ज्योति इंडिया के बैनर तले हम लोग करते थे पहले। फिर हम लोगों ने खुद भी काफी अवेयर किया लोगों को, एक पूरी टीम थी सब। उसके बाद फिर हरिश्चंद्र जी जो नक्कारा वादक है, उनका नौटंकी प्रशिक्षण केंद्र। तो मधु जी के साथ किया? मधु जी के साथ तो बाद में अब करने, मैं शुरू से आपको पूरा एक्चुअली बता रही हूँ कि कहाँ से शुरुआत हुई। तो फोक थिएटर ये हुआ कि हाँ ये गायकी है थिएटर में, इसमें गा गा के डायलॉग्स बोले जाते, तो उस समय ये समझ में आया। तो तब भी मैं छोटी ही थी, 2001 की बात है ये, एंड की। तो वो PS निगम सर ने डायरेक्ट किया था उसको, और हरिश्चंद्र चाचा का वो नौटंकी प्रशिक्षण केंद्र। तो उसके तहत उसमें सीखा बहर तवील, दोहा, चौबोला, ये सब क्या होता है। फिर ऐसे करते करते एक जर्नी रही, कई लोगों के साथ फिर अनुकृति में काम किया, जितेंद्र अवस्थी जी के साथ कलापुंज में काम किया। तो ऐसे करते करते फिर आगे फिर मधु जी के साथ दी गुलाब थिएटर में, और उनके साथ फिर मालिनी अवस्थी जी के साथ भी शोज किए मधु आंटी के डायरेक्शन में। तो ऐसे करते करते ये जर्नी अभी तक चल रही है। तो और जी, और फिर मैं अपने भी प्लेस वगैरह लिखने लगी। डॉक्टर वर्मा जी के साथ भी किया? डॉक्टर वर्मा जी के साथ एक्चुअली 2-3 प्ले की रिहर्सल हुई है। एक नहीं, एक बीवियों का मदरसा, उसकी रिहर्सल हुई थी, और फिर रंगभूमि की रिहर्सल हुई, कई 3-4 और प्ले थे,
लेकिन पता नहीं क्या बात थी कि वो हाँ किसी वजह से वो प्ले हो नहीं सके। हम लोगों ने 2-2 महीने मतलब हुआ सब लोगों ने, अब क्या वजह रही हाँ थोड़ा सा हो जाता है, क्योंकि नाटकों में एक समस्या ये है कि हम लोगों को कोई नाटक के नाम पर कोई आपको सपोर्ट नहीं करना चाहता। ये एक बड़ी विडंबना है कि जो भी लोग नाटक करते हैं वो या तो अपने काम से समय निकाल करके ऑफिस वर्क के बाद कोई कैसे अपने शौक के लिए और इस विधा को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग सभी लोग करते हैं। लेकिन जब आप किसी के पास जाएं कि नाटक करना है, कुछ आप सपोर्ट करें, तो आदमी के नाटक कवि सम्मेलन के लिए बहुत जल्दी कर देंगे। आप फैशन शो मॉडलिंग कहें इतनी जल्दी, डांस के लिए कहें, जी इसी वजह से कहीं ना कहीं हमारी ये जो नाटक की विधा है ये उतनी कानपुर में नहीं बढ़ पा रही है। जबकि आप अगर यही दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता जाएं तो वहाँ नाटक से लोगों की रोजी रोटी चल रही है। लेकिन यहाँ कानपुर में मैंने देखा कई बार, मैंने भी कहा, क्योंकि बाद में मैं अपने भी शोज करने लगी, मैं अपने प्ले लिखने लगी, डायरेक्ट करने लगी, तो उसमें भी मैं जब नाटक के लिए किसी को तो एक बार के लिए आदमी सोचता है वही, और कितना एफर्ट हम लोगों को लगता है। जबकि और आप किसी विधा से मिलाएंगे, आप मॉडलिंग से मिला ले, किसी से मिला ले, तो उनको जा करके परफॉर्म करना है, या कवि सम्मेलन है तो उनका अपना तैयार है, उनको परफॉर्म करना है। हमारा क्या है, हमको अपने साथी आर्टिस्ट के साथ तालमेल बैठाना है, उसकी हमें रिहर्सल करनी पड़ती है महीने 2 महीने, कि कहीं से हमारी लाइन के बाद उसकी लाइन आए, हमारी पिच क्या है उसके बाद उसकी पिच क्या होगी। तो ये हम लोग एक मेहनत करते हैं, तालमेल बैठाते हैं, लेकिन पता नहीं क्या बात है, और गवर्नमेंट भी थोड़ा सा ध्यान नहीं दे रही है कि कानपुर में कोई ऐसे हॉल्स बनाए जो सस्ते दरों पर उपलब्ध हो, तो यहाँ ज्यादा से ज्यादा नाटक हो सके। जबकि यहाँ अच्छे से अच्छे आर्टिस्ट हैं, लेकिन फिर भी ये विडंबना है, इसके लिए हम सबको मिलकर प्रयास करना चाहिए। ओमेंद्र जी के साथ भी काफी प्ले किए मैंने। इस तरह से बस ये सिलसिला चल रहा है अभी तक। अभी लास्ट 31 जून को मैंने किया था। अब मैं अवेयरनेस पे ज्यादा ध्यान दे रही हूँ। अच्छा। प्ले के माध्यम, क्योंकि मेन तो हम लोग का यही रहता है कि हम लोग पब्लिक को अवेयर करें अपने नाटक के माध्यम से। तो गंगा यात्रा में अभी गंगा की गुहार मैंने प्ले किया था। अच्छा। ये उन्नाव में हुआ था, और ये जो योगी जी की नहीं 31 जनवरी को गंगा यात्रा हुई थी जी, तो उसमें ये शुक्लागंज में हुआ था, बालू घाट वहाँ मंच वगैरह था। तो गंगा की गुहार, गंगा स्वच्छता के ऊपर लास्ट 2020 में ये हुआ। इसके बाद से अब ये लॉकडाउन के बाद से कुछ नहीं कर पाए जी। तो हम चाहते हैं कि जो पुराने जो रंगकर्मी है पुराने, उनके लिए थोड़ा हम चाहते हैं कि सरकार से आप कुछ कहें कि उनको कुछ वजीफा मिले, और जो नए रंगकर्मी आ रहे हैं उनको हॉल के लिए कुछ। नए रंगकर्मियों के लिए हॉल तो होना ही चाहिए, लेकिन सबसे ज्यादा पीड़ा जो होती है हम पुराने आर्टिस्टों को होती है। कई बार हम सोच करके, जैसा कि कहा, कई बार रिहर्सल होती है, ये भी एक विडंबना है कि रिहर्सल होने के बाद रिसोर्सेस ना होने की वजह से इतने महंगे महंगे हॉल है, 50-50 हजार रुपए जुटा पाना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि अपनी पॉकेट से इंसान को अपना परिवार भी चलाना है, तो वो कैसे क्या करेगा। तो इसलिए जो है गवर्नमेंट को थोड़ा एक तो ये सोचना चाहिए कि कानपुर में कोई ऐसा हॉल वो बनवाए जो हमें सस्ते दरों पर उपलब्ध हो सके नाटक करने के लिए। और जो हमारे बुजुर्ग सीनियर आर्टिस्ट हैं, जो बहुत ज्यादा सीनियर हो गए हैं, उनके लिए कुछ ऐसी पेंशन स्कीम लाए, क्योंकि उन्होंने कला की सेवा किया है। ये हमारे भारत की एक विधा है कला की, समाप्त न हो जी, ये समाप्त ना होने पाए। और इसके अलावा जो है जो नए आर्टिस्ट हैं, तो उनको प्रोत्साहन के लिए कुछ उनको करना चाहिए। उसके लिए सबसे पहला तो है कि माध्यम उपलब्ध कराएं, स्टेज और ये, ताकि ज्यादा से ज्यादा नाटक हो पाए। और नए आर्टिस्टों के साथ थोड़ा सा एक प्रॉब्लम ये है कि एक नाटक किया, उसके बाद वो हीरो हीरोइन बन गए, मुंबई भाग गए कि बस हो गया। तो ऐसे इतनी जल्दी नहीं, आपको थिएटर में टाइम देना पड़ेगा, तब आपकी कला निखरेगी, तब आप समझ पाएंगे। जितने लोग अभी कर रहे हैं उन सबने अपना जीवन दिया है इस विधा को, तब आज वो परिपक्व आर्टिस्ट हैं। मगर हमने देखा थिएटर में लड़कियां कम आती है, और फिल्मों के लिए बुलाना, ऑडिशन के लिए बुला तो देखा काफी लड़कियां आती है, और थिएटर के लिए लड़कियों को बुलाना नहीं आते, ऐसा क्यों? नहीं, आजकल तो खैर अब काफी लड़कियां आ रही हैं, लेकिन अब ये मैं कहूंगी कि उनका मकसद ये तो नहीं रहता है कि रंगमंच के प्रति समर्पित होकर के करना है। उनका मकसद ये रहता है एक नाटक से थोड़ा सा समझ लें कि क्या चीज है, उसके बाद हम सीरियल में पहुंच जाएंगे, हम फिल्म में पहुंच जाएंगे। तो एक ये रहता है, लेकिन इससे कहीं ना कहीं उनकी एक्टिंग पॉलिश नहीं हो पाती है। मेन चीज तो तारीफ तो आपकी कला की ही, आपके अभिनय की ही है। अगर वही नहीं निखरेगा तो कोई फायदा नहीं है।
तो पहले अपनी कला को निखारे, और साथ साथ ये भी मैं नहीं कहूंगी, जैसे मैं तो बहुत छोटी थी उस समय पढ़ भी रही थी जब मैंने एक्टिंग शुरू किया था, और काफी नाटक रेगुलरली करती थी प्ले, बट पढ़ाई मैं करती रही। पढ़ाई के बाद आज मैं एडवोकेट भी हूँ, मैं प्रैक्टिस भी कर रही हूँ और सब कुछ कर रही हूँ। अपने शौक को भी, इस विधा को भी मैंने टाइम दिया, और साथ साथ ये नहीं कि आप पढ़ाई छोड़ दें या आप कोई काम कर रहे हैं तो उसको छोड़ दें, क्योंकि ये भी कोई पक्का नहीं है कि आप तुरंत जाएंगे, आप शाहरुख खान बन जाएंगे, आप हेमा मालिनी बन जाएंगे, ऐसा नहीं पॉसिबल है। स्ट्रगल करना पड़ेगा, अपना काम करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, साथ में स्ट्रगल करते रहिए, आपको मंजिल मिलेगी जरूर अगर आपके प्रयास सच्चे होंगे तो। ये तो आपकी बात सही है, क्योंकि लड़कियां चाहती है कि रिहर्सल एक महीने एक महीने कौन गाँव भाग करे, पर जल्दी डायलॉग दे दो, कैमरे में ले लो, एडिट करके हमको हीरोइन बना दो। इसके लिए थोड़ा विडम्बना की लड़कियों फीमेल यहाँ है, मगर जो कुछ कर रही, जो पुरानी उन्हीं लोगों को लेकर हम लोग नाटक कर रहे हैं। नए लोगों को मिलते आते ये पूछते हैं यार क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, सीखा नहीं पहले कहते क्या मिलेगा। इस बार में थोड़ी हमको, तो आपने रंगमंच भी किया, उसके बाद थिएटर भी, नुक्कड़ भी किया, इस समय एडवोकेट भी हैं, तो आगे और थिएटर को, रंगमंच को ले जाना चाहती है इसको? बिल्कुल, मैं तो जीवन भर, क्योंकि अब तो रंगमंच की सेवा करना चाहती हूँ, और यही कहूंगी जैसे लोगों को फिल्मों का शौक होता है, सब होता है, एक टाइम पे मुझे भी था, मैं ये नहीं कहूंगी कि नहीं था, लेकिन जब धीमे धीमे करके इसमें मैं इतना रम गई कि अब एक आध शूटिंग पे गई, उसके बाद कुछ ऑफर आए तो मैंने मना ही कर दिया, क्योंकि मुझे वो पैटर्न नहीं समझ में आया। एक जो आत्मसंतुष्टि मुझे रिहर्सल करके, मुझे स्टेज पे प्ले करके सामने ऑडियंस को देख करके मिलती है, वो मुझे उन शूटिंग्स में नहीं मिली, और कला मैं सिर्फ आत्मसंतुष्टि के लिए कर रही हूँ, तो मैं थिएटर को ही प्रेफर करती हूँ। मगर पहले तो आप बॉम्बे गई थी? मैं गई थी 2007 में, मैंने ग्रेजुएशन किया था, तब फाइनल ईयर का एग्जाम दिया था, लेकिन मेरे साथ कुछ मिस फॉर्चुनेट रही मैं गई 15 दिन बाद मेरे फादर एक्सपायर हो गए कानपुर में। अच्छा। मेरे फादर यहाँ पर थे, मैं 1 मई को गई हूँ, और 15 मई को, उस समय ऐसा कुछ नहीं था जब मैं गई थी कि ऐसा कुछ, हाँ ठीक है तबीयत उनकी खराब थी, लेकिन ऐसी भी नहीं थी कि 15 दिन बाद वो खत्म हो जाएंगे। तो मैंने जितने दिन गई, 15 दिन में थोड़ा बहुत इधर उधर फोटो वगैरह डाला, तो क्रिएटिव आई में मैंने लास्ट अपनी फोटो दी थी। तो मैं यहाँ, जब पापा एक्सपायर हुए तो मैं यहाँ 16 या 17 तारीख को लौट करके आ पाई हूँ सुबह। अच्छा। क्योंकि इतनी दूर से आना, मैं तो वहीं पर थी और पापा यहाँ पर थे, यहाँ एक्सपायर हुए, उसके बाद लौट के आए, तो सुबह फोन आया एक मेरे पास। उस समय मैं इतना डिस्टर्ब थी कि आप, पता नहीं उन्होंने कहा, जूहू कहीं पे कहा था, आप अपनी फोटो दे गई थी जी, क्रिएटिव आई में मैंने लास्ट फोटो दिया था, फोन किसका क्या आया, तो उन्होंने कहा कि आपने फोटो दिया था, आपकी फोटो सेलेक्ट हुई है, तो आप सुबह आइए। तो मैंने उनको बताया कि सर मेरे साथ ऐसा ऐसा हो गया है। तो उन्होंने पूछा कितने दिन हुए थे, मैंने कहा सर 15 दिन हुए थे। तो उन्होंने भी थोड़ा सा कंडोलेंस अपनी कहा कि उसके बाद मेरा मन ही हट गया, कि मतलब एक अंदर से वो हो जाता है जी कि अब नहीं, जी हाँ, थोड़ा सा एक वो हो गया कुछ दिन के लिए। फिर लेकिन हाँ, रंगमंच के प्रति प्रेम नहीं कम हुआ, रंगमंच उसके बाद भी करती रही। फिर वकालत में आ गए, फिर ये है कि थिएटर और ये दोनों यही है। उसके बाद मैंने प्रयास नहीं, हाँ शोज करने गई हूँ, उसके बाद मुंबई प्ले करने गई हूँ। हम ये जानना चाहते हैं, और थोड़ा सा ये भी कि आपने तो नौटंकी भी की, गायकी भी की है, तो कुछ दर्शकों को आप कुछ याद हो तो गायकी वाला कुछ संवाद? जी जी जी, बहर तवील, चलिए मैं पहले ही जो था इतिहास चक्र जो शैली में किया था उसकी सुनाती हूँ। जब अनामी के पास मोहिनी और कुबेर जाते हैं सभी लोग, वो एक उसकी स्टोरी ये है कि एक गरीब को कैसे सब अपने अपने धनवान नेता सब अपने झंडे के नीचे कैसे लेना चाहते हैं। तो पहले गए तो उस गरीब आदमी को देख करके, उसकी फटी कंडीशन देख करके, जाने कब से नहाया नहीं होगा ये, और तो और टीबी का लगता मरीज, जिस्म में इसके बदबू भरी है बहुत, दूर से देखने की ये जनता है चीज। और मंजरी करती थी, मंजरी मेरा फेवरेट है। तो मंजरी की स्टोरी ये है कि वो पंडित जी होते हैं, वो एक मुस्लिम के बच्चे को उसी के धर्म पे पालते हैं, और वो गरीब होते हैं तो एक सेठ से कर्ज लेते हैं। सेठ उनकी बेटी को, कुछ उनके पास होता नहीं है तो गिरवी रख लेता है। तो जिस समय वो गिरवी रखने के लिए ले जाने लगता है, उसके मैं कुछ सुनाती हूँ। दोहा है, जाती हूँ मैं पिताजी मेरा प्रणाम लेना,
जाती हूँ मैं पिताजी, मेरा प्रणाम लेना, भैया जलालुद्दीन भी आखिरी सलाम लेना। शादी से पहले छूटा भैया ये घर हमारा, अब तुम ही हो पिता के जीने का एक सहारा। बहुत खूब, बहुत खूब, अच्छा लगा हमको। तो कुछ और भी संवाद हो जो आपने वैसे नाटक वाले संवाद? जी, नाटक वाले संवाद तो उसमें राजधर्म प्ले का जो कलीम जायसी साहब ने लिखा था, उन्हीं ने निर्देशित किया था। उसमें मेरा राजकुमारी उर्वशी का रोल था। तो उसमें जिस समय राजकुमारी उर्वशी सैनिक से प्रेम करती है, तो जिस समय वो सैनिक के साथ चली जाती है और राजा विक्रम सिंह उसको ढूंढवाते हैं और उनके जब सैनिक पकड़ के लाते हैं तो वो कहते हैं कि इसको मार देते हैं, प्रेम सिंह को, सैनिक को। तो उस समय का संवाद है जब उसको मारने चलते हैं। पिताश्री, यदि आपने मेरे पति को मृत्युदंड दिया तो मैं इसी क्षण, तत्क्षण कृपाण के एक आघात से अपने हृदय को विदीर्ण कर अपने स्वामी के चरणों में अपना जीवन समाप्त कर दूंगी। ये एक छत्राणी का वचन है। ये मेरा उनका संवाद था। बहुत सही। अब याद है भाई, याद रखना कि मेमोरी बात है कि मेमोरी आपके साथ। नहीं, मुझे वो भी याद है जो आपके साथ मेरा मोमबत्ती, अरे ओ मोमबत्ती मेरे सर में दर्द हो रहा है, वो यहीं पर हम लोग रिहर्सल करते थे। याद जी, जमाना हो गया, 20 साल हो गए करीब। चलिए, और कुछ रंगमंच की कुछ बातें जो आप दर्शकों को शेयर करना चाहती, जो आपको उस समय घटित हुई हो, थोड़ा सा। उन्नाव महोत्सव में ये एक बहुत ही मजेदार वाकया, मेरी लाइफ का सबसे मजेदार वाकया है। ये होती तो कई चीजें हैं। उन्नाव महोत्सव में एक प्ले कर रहे थे, मैंने ही लिखा था, मैंने ही डायरेक्ट किया था, कॉमेडी था। पंडित जी बताई ना बिया कब हुई। अच्छा। तो मैं, फिरोज अब्बासी साहब थे, वो पंडित जी बने थे। तो मैं उनके पास जाती हूँ कि मेरा ब्याह कब होगा बताओ। तो उसमें ऐसा होता है कि वो बताते हैं और एक मंत्र देते हैं, कॉमेडी था कि डम डम डीगा डीगा मौसम भीगा भीगा, इसका जाप रुद्राक्ष की माला से 108 बार करना तो जल्दी तुमको जो है लड़का मिल जाएगा, लड़का हमारे जैसा होगा। और तो मैं जाती हूँ कि पंडित जी तुम हमको बताए रहो कि मंत्र का जाप करना, डम डम डीगा डीगा मौसम भीगा भीगा 108 दफा जाप करना तो तुम्हारा ब्याह हो जाए। लेकिन अब अभी तक हमारा ब्याह नहीं हुआ, बताओ पंडित जी हम क्या करी। तो अब पंडित जी थोड़ा सा मतलब भागने लगते हैं, उसमें एक डांस का भी सीक्वेंस था। तो वो भागते भागते डांस करते करते वो जब भागते हैं तो मैं ऐसे ऐसे सिंबॉलिक था और वो थोड़ा सा घबरा गए। वो क्या हुआ, वो पहले जब तैयार हुए तो अपनी धोती ठीक करते रहे तो वो कहीं से ढीली रह गई होगी। उनकी धोती जब मैंने ऐसे ऐसे हिलाया तो खुल के आ गई मेरे हाथ में स्टेज के ऊपर। अब स्टेज के ऊपर वो डांस सीक्वेंस था, क्योंकि हाथ में आई तो वो कुर्ते में वो इतनी तेज भागे स्टेज छोड़ करके, मैं धोती पकड़ के। अब 1 मिनट के लिए तो समझ में नहीं आया, क्या खचाखच ऑडियंस भरी हुई थी, इतनी उन्नाव महोत्सव में बहुत ऑडियंस थी। तो मैंने कहा कि ये तो भाग गए, मेरे इनके साथ डायलॉग्स हैं, क्या करूं। तो मेरा बाद में उनके साथ डायलॉग था कि पंडिताऊ देखो हम बताए दे ही थे, अब की अगर हमका लड़कवा ना मिला तो अब की दक्षिणा ले ली, अगली बार हम तुमका छोड़ब नहीं। तो मैंने कहा अब क्या करूं। तो फिर मैंने ऑडियंस से लिया उसको, मैंने कहा ये पंडितवा तुम लोगन का कहीं मिल जाए ना, देखो भाग गया अपन धोतिया छोड़ के, कहीं मिल जाए ना तो हमका जरूर बता देना। ऑडियंस उसको समझ ही नहीं पाई कि क्या वो उससे जो हम लोगों ने सोचा था वो उससे कहीं अच्छा हो गया। तो ये सबसे मजेदार वाकया था थिएटर का। यही होता है, इम्प्रोवाइजेशन अगर कर देता है कलाकार तो दर्शक को मालूम नहीं पड़ता। जी जी जी। चलिए, तो बहुत अच्छी पुरानी घटना। तो और इस समय आप एडवोकेट कचहरी इस समय चल रहा आप लोग? हाँ, कचहरी अब तो खुल गई है, अब चल रहा है। अभी उस तरह से नहीं है थोड़ा सा, क्योंकि हर जगह का काम ही इस समय कोरोना की वजह से, तो बाकी खुल गई है। अब शादी आदि कब करोगे? शादी के बाद करोगे? नहीं, लड़का मिले तो करेंगे। पंडित जी ने मंत्र सही नहीं दिया इसलिए लड़का नहीं मिल रहा। चलो कोई बात नहीं, हो जाएगा शादी। आया तो दुनिया में कोई ना कोई तो मिलेगा यहाँ, और सब ठीक है। तो जी जी, बस आपका आशीर्वाद है। और हम चाहते दर्शकों को कुछ लास्ट संदेश दे देता कि शो मस्ट कर रहे हैं जो हम।
मैं ये कहना चाहूंगी सबसे पहले तो दादा के बारे में कि कानपुर में मैं ये कहूंगी कि 50% आर्टिस्ट जो हैं दादा से ही सीख करके फिर आगे उन्होंने जो भी थिएटर में है कानपुर के, तो ज्यादातर तो दादा से ही सीख करके आए हैं। एक आधारशिला इन्होंने फाउंडेशन स्टोन डाला है। बाकी मैं ये कहूंगी कि जो भी नए लोग हैं वो थिएटर की तरफ ध्यान दें और थिएटर को इस तरह से करें जिनको भी शौक है। जैसे हम लोग करते थे तो ये था एक परिवार का माहौल, मतलब भाई बहन और इस तरह से परिवार का माहौल, जो बड़े हैं तो वो सम्मान। आजकल मुझे लगता है कि नए कलाकारों में वो सम्मान नहीं रह गया अपने सीनियर्स के प्रति जो कि पहले होता था। हाँ होता है, आपस में जब सब लोग होते हैं कभी कुछ बातें भी हो जाती, कुछ वो हो जाता है, फिर सब एक से हो जाते हैं। थिएटर एक परिवार की तरह होता है। लेकिन जो आजकल है तो वो थोड़ा सा ग्लैमर सोच करके आते हैं। थिएटर इज नॉट ग्लैमर, थिएटर इज एन आर्ट एंड इट इज अ फाउंडेशन स्टोन ऑफ नॉलेज फॉर एक्टिंग। सो थिएटर पर ध्यान दें, एक्टिंग स्किल्स को पहले डेवलप करें, उसके बाद आप मुंबई और कहीं पर भी जो आप करना चाहें, आपके प्रयास सही होंगे, आपके एफर्ट्स अच्छे होंगे, सच्चे होंगे, तो जरूर आपको कामयाबी मिलेगी। बहुत सही। आप चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो हमारे इस चैनल पे आए। मैं एक छोटी सी भेंट है जो मैं आपको जितना हमसे हो सकता है कलाकारों के लिए सम्मान के लिए करते हैं।